अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर मेहरान यूनिवर्सिटी के 2024 के जो पहला टेस्ट है, मैंने पहला टेस्ट इसलिए कहा है क्योंकि आज ही के दिन मेहरान यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो राउंड 2 ले रहे होंगे जुलाई के एंड अगस्त के स्टार्ट के अंदर। तो भाई राउंड 1 जो कि आज के दिन से स्टार्ट हुआ है 24 जून को, तो उस दिन के जितने भी शिफ्ट के एमसीक्यूज थे मेरे पास आ चुके हैं, तो मैंने आज की क्लास में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि एक चीज जहन में रखिएगा कि बच्चों की तरफ से मुझे क्या फीडबैक मिला, मुझे वो भी शेयर करना है आपसे कि भाई वो तमाम बच्चे जो मेरी अल्फाजों को सुन रहे हैं ना, भाई पास पेपर्स बहुत तरीके से कवर करके जाएं। पूरा का पूरा पेपर मेजॉरिटी केसेस के अंदर पास पेपर से आया हुआ है, तो लाजमी तौर पे पास पेपर्स को कवर करें। मैंने अपनी इस पीडीएफ फाइल के अंदर तमाम पेपर्स को कंपाइल करा हुआ है, इंशाल्लाह ताला आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो इसके अंदर मैंने तमाम के तमाम पर्टिकुलरली पेपर्स को कंपाइल कर दिया, चाहे वो फिजिक्स थे, केमिस्ट्री थे, मैथ्स थी, इंग्लिश थी। मेरे बेतहाशा बच्चों ने एग्जाम दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स मेहरान के अंदर टॉप पोजीशन मेरे शागिर्दों की है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो भाई उन बच्चों से बड़ा फायदा ये होता है कि भी बच्चे आके जब टेस्ट देके आते हैं तो बताते हैं कि सर इतने मार्क्स स्कोर करे, और आपको टेस्ट के फौरन बाद नंबर भी पता चल जाएंगे। यानी कि जैसे ही आप अपना टेस्ट ऑफ करोगे तो आपको आपके नंबर भी साथ ही स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के जो हाईएस्ट मार्क्स मेरे पास आए हैं वो 90 के आए हैं, 90 के मार्क्स। और एक बच्चे के 85 भी मैंने देखे हैं, शायद मेरे ख्याल में उसकी पिक्चर तो मैंने यहाँ पे लगाई भी है। तो खैर कहने का मकसद है कि पास पेपर से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर शफलिंग हुई हुई है एमसीक्यूज की, मगर पूरी शिफ्ट के बच्चों का पेपर सिमिलर है। यानी कि भाई एक एमसीक्यूज अगर एक बच्चे के पास आया तो दूसरे बच्चे के पास वो एमसीक्यूज होगा, बस ऑर्डर चेंज होगा। तो जिस तरह नस्ट या फास्ट या एनईटी के अंदर होता है कि वहां पे बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, तो आपके पास एक कमरे में जो लोग बैठे हुए होते हैं उन सबके एमसीक्यूज डिफरेंट होते हैं। तो मेहरान साइड पे ये नहीं है, मेहरान साइड पे ये है कि भाई एक शिफ्ट में जितने बच्चे बैठे हुए उनके पेपर तकरीबन सिमिलर है, और बस खाली ऑर्डर चेंज है उनका। तो आइए जरा एमसीक्यूज के ऊपर मूव करते हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बाय द वे हमारा क्रैश कोर्स है, इसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मेहरान यूनिवर्सिटी, फॉर फास्ट यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। अच्छा भाई, ये शिफ्ट 3 के एमसीक्यूज पेपर है। शिफ्ट 3 का जो सबसे लास्ट शिफ्ट थी आज के दिन की, उसका एमसीक्यूज पेपर आ रहा है। पहले क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। याद रखिएगा बेटा, साइन एक्स की सिंपल साइन एक्स की डोमेन क्या होती है? सिंपल साइन एक्स की, देखो डोमेन का मतलब होता है, डोमेन कहा जाता है इनपुट को, रेंज कहा जाता है आउटपुट को। तो अगर आपसे एग्जामिनर कहता है ना साइन एक्स की डोमेन, यानी कि भाई साइन में तुम क्या डाल सकते हो, तो साइन की डोमेन होती है आपके पास -π/2 से लेके +π/2 के दरमियान, सही है ना? साइन एक्स की डोमेन ही होती है। वाइल साइन एक्स की रेंज क्या होती है? साइन एक्स की रेंज होती है -1 से लेके +1 के दरमियान में। बात जरा समझिएगा, साइन एक्स की डोमेन क्या होती है? -1 से लेके -π/2 से लेके +π/2 के दरमियान। वाइल साइन एक्स की रेंज क्या होती है? -1 से लेके +1 के दरमियान। और जब हम बात करते हैं ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, तो भाई इनवर्स में उल्टा हो जाता है, इनवर्स में उल्टा हो जाता है। जो साइन एक्स की डोमेन थी वो साइन इनवर्स की रेंज बन जाती है, और जो साइन एक्स की रेंज थी वो आपके पास साइन एक्स की डोमेन बन जाती है, वाइस वर्सा। कहने का मकसद क्या है कि देखो साइन इनवर्स की डोमेन क्या होगी, ये होती है -1 से लेके +1 तक की। वाइल साइन इनवर्स की आपके पास रेंज क्या होती है, ये होती है -π/2 से लेके +π/2 के दरमियान में। अच्छा भाई, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर डायरेक्टली रेंज ऑफ साइन एक्स पूछ लेते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अच्छा आगे एग्जामिनर कहते हैं भाई सर, सर इनवर्स फाइंड करना था 2/2 के मैट्रिक्स का, कोई मसले की बात नहीं है। लेट मी कंसीडर अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया होगा 1, 3, 0 और 4, ये क्वेश्चन आया हुआ, इसकी इनवर्स निकालनी है। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पास पेपर्स में करवाया था इस तरह का कि भाई कभी भी आपको 2/2 के मैट्रिक्स की इनवर्स निकालनी है। इनफैक्ट मैंने तो 3/3 के मैट्रिक्स की भी इनवर्स निकालना आपको सिखाया हुआ है। तो क्या करोगे मेरा बेटा, सिंपल तरीके से आपको 2/2 का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है, ऊपर आप लिखते हो एडजॉइंट ऑफ ए, ऊपर आप लिखते हो सिंपल तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए, उसको डिवाइड करवा देते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए के साथ। तो भाई एडजॉइंट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी आपका मैट्रिक्स आ रहा हो ना, जो भी आपका मैट्रिक्स आ रहा है, सिंपल तरीके से जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशंस को आप चेंज करते हो और नॉन डायगोनल्स को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवा देते हो, ये एडजॉइंट आ गया। अच्छा डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है? डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप सिंपल तरीके से क्या करते हो, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हो, 4 1 4 बनेगा, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का 0 मल्टीप्लाई बाय 3, इनफैक्ट 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 0 4 आ गया। तो आपको अगर इनवर्स निकालना है तो सिंपल तरीके से ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डालो, एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है 4 -3 0 और 1, और उसको डिवाइड करवा दो डिटरमिनेंट ऑफ ए के साथ। तो भाई डिवीजन कैसे होती है, इस मैट्रिक्स के नीचे अगर 4 आ रहा है तो हर क्वांटिटी के पास जाके डिवाइड कर देगा, तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव का 3/4, 0 डिवाइडेड बाय 4 इज 0, 1 डिवाइडेड बाय 4 इज 1/4। तो ये आपके पास फाइनली इनवर्स आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है डिटरमिनेंट फाइंड करना था सर 3/3 के मैट्रिक्स का, तो वो मैं आगे चल के क्वेश्चन आएगा भी 3/3 का, उसमें बच्चे ने बताया हुआ क्या क्वेश्चन था, वहां पे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ए की वैल्यू गिवन थी सर, बी की वैल्यू गिवन थी, और आपसे 3a प्लस बी फाइंड करना था, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ए की वैल्यू 2 है और प्लस का बी, बी की वैल्यू 3 है, 3 2 6 6 प्लस का 3 9 बन जाएगा, सिंपल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि सर टू सर्कल्स हैविंग द 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेडियस दैट टचेस एक्सटर्नली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। बच्चों वाली चीज है। क्या कह रहा है एग्जामिनर? भाई इस तरह के क्वेश्चन तो हमने बहुत सॉल्व किए हुए। एग्जामिनर कहता है कि भाई सर हमें दो सर्कल्स गिवन थे। हमें क्या गिवन थे? दो सर्कल्स गिवन थे। एक सर्कल का रेडियस आपको गिवन था। अच्छा, एग्जामिनर दो बातें कर रहा है। कहता है टू सर्कल्स हैविंग द रेडियस 2 सेंटीमीटर, यानी कि सर देखें पहले सर्कल का रेडियस आ रहा था 2 सेंटीमीटर के बराबर और दूसरे सर्कल का रेडियस आ रहा था 3 सेंटीमीटर के बराबर। आगे कहता है कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे थे, यानी कि एक दूसरे को बाहर बाहर टच कर रहे थे। कहता है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स फाइंड करना था। तो भाई सेंटर का, यानी कि देखो सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालना, तो जाहिर सी बात है दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 प्लस का 3 5 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है टू कॉइंस आर टॉस्ड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। बच्चों वाली चीज है भाई, दो कॉइंस को अगर आप टेस्ट टॉस करो तो भाई आपके पास ट्री टेबल मैंने बनाना सिखाया था सबको। दो कॉइंस का केस कैसे फॉर्म करोगे मेरे प्यारे बेटे? ये आपके पास आ जाएगा सिंपल तरीके से हेड हेड, यहां पर आ जाएगा हेड टेल, यहां पर आ जाएगा आपके पास टेल हेड, यहां पर आ जाएगा टेल टेल। तो टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, यानी कि कोई भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब देखो ये तो सिर्फ एक केस में बन सकता है। अगर मेरे पास देखो टू कॉइन्स के केस के अंदर आपको पता है नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि तुम्हारे पास कोई भी हेड ना आए। तो भाई ये देखो यहाँ पे दो हेड आ रहे हैं, ये केस नहीं हो सकता। एक हेड आ रहा है, केस नहीं हो सकता। एक हेड आ रहा है, केस नहीं हो सकता। तो खाली एक ही ऐसा केस है जहां पे मुझे कोई हेड नहीं मिलेगा। तो यानी कि मेरा आंसर क्या होगा? 1/4 के बराबर होगा। सही है ना? सिंपल इज डेट। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल टर्म आपको गिवन है। एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द कांस्टेंट टर्म। अब देखो ये कॉन्सेप्ट जो है ना इसको मार्क कर लो बेटा। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि भाई सिंपल आपको कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है? एक्स की पावर 0 जिस टर्म पे मिल रही है आपको उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो भाई आप याद रखिएगा मैंने आपको एक शॉर्टकट पढ़ाया हुआ है। मैंने आपको बेटा एक शॉर्टकट क्या पढ़ाया है? दुनिया के अंदर कभी आपको बायनोमियल थ्योरम के अंदर किसी भी एक्स की पावर के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके लिए एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, आर की विद इन सेकंड में वैल्यू निकालने का शॉर्टकट। किसी और टीचर ने आपको पाकिस्तान में नहीं पढ़ाया होगा। ये फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एन पी माइनस का एम डिवाइडेड बाई पी प्लस का क्यू। सही है ना? तो बेटा देखो यहाँ पे आपके पास n क्या है? n का मतलब है आपके पास पावर। क्या n आ रहा है आपके पास? 8 के बराबर। सही है ना? अच्छा भाई आपके पास p क्या होता है? p कहते हैं आपके पास जो भी फर्स्ट टर्म का वेरिएबल है ना उसकी पावर। तो देखो यहाँ पे सिंपल x लिखा हुआ है तो x की पावर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। q आपके पास क्या होता है? जो भी आपके पास सेकंड टर्म आ रही होती है, सेकंड टर्म में जो वेरिएबल आ रहा होता है ना उसकी पावर। तो यहाँ पे देखो x आ रहा है तो x की पावर क्या होगी? 1 के बराबर। m कहा जाता है जो भी रिक्वायर्ड पावर ऑफ x है, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है कांस्टेंट टर्म को फाइंड करना है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड पावर ऑफ x क्या है? x की पावर 0। तो सिंपल तरीके से m की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के। दोबारा पूरे फॉर्मूले को समझ लो, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि बेटा देखो आपसे मैंने दो बातें करी। मैंने आपसे क्या कहा? मैं इस क्वेश्चन को यहां पे बता देता हूं कि देखो हमेशा याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आर इज इक्वल टू एन पी माइनस का एम डिवाइडेड बाई पी प्लस का क्यू। मेरे प्यारे बेटे एन का मतलब क्या है? जो भी बाइनोमियल टर्म पे पावर आ रही है। तो एन आपके पास आ रहा है 8 के बराबर। पी का मतलब होता है जो भी फर्स्ट टर्म का वेरिएबल है उसकी पावर। इस केस के अंदर एक्स की पावर क्या होगी? 1 के बराबर। तो पी की वैल्यू 1 है। क्यू का मतलब होता है सेकंड टर्म में जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर। तो यहाँ पे एक्स की पावर अगेन 1 है। एम कहा जाता है रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स की। एम कहा जाता है रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स को। तो भाई मुझे अगर कांस्टेंट टर्म निकालनी है इसका मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो यानी कि एक्स की पावर क्या होगी? 0 के बराबर। इसको सिंपलीफाई करवा दो, विद इन सेकंड्स में आर आ जाएगा। बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आर इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू 8 है, पी की वैल्यू 1 है, माइनस का एम, एम इज 0 डिवाइडेड बाय पी प्लस का क्यू। तो 1 प्लस का 1। तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 4 जार 8। तो आर की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। अब एग्जामिनर आपसे कहता है, अब एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो हमें पता है बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने का फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन एन कॉम्बिनेशन आर ए की पावर एन माइनस का आर बी की पावर आर। सिंप्लीफाई करवाते हैं। एन किसके बराबर है भैया? एन बराबर है 8 के। एन क्या है? 8 के बराबर है। कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन आर बराबर है 4 के। ए की वैल्यू है 2x के बराबर। पावर में क्या आ जाएगा? 8 माइनस का 4। बी बराबर है किसके? 1 डिवाइडेड बाय एक्स के। 1 डिवाइडेड बाय एक्स पावर में आ जाएगा आर यानी कि 4। फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करवाऊं तो मेरे बेटे क्या बन जाएगा? 8 कॉम्बिनेशन 4 को सॉल्व करना पड़ेगा। 8 कॉम्बिनेशन 4 किसके बराबर होगा? 8 फैक्टोरियल। 8 में से 4 गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। फर्दर सिंप्लीफाई करो, इसको ओपन करवाओ। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। 4 पे ले जाकर रोक देंगे ताकि नीचे वाला एक 4 फैक्टोरियल क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए। और एक 4 फैक्टोरियल बराबर होता है 24 के। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। 8 1 जार 8, 8 3 जार 24, 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार 6, 7 5 जार 35, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। क्या बन जाएगा? 5 2 जार 10 का 0 और 1,
3 2 6 और 1 7, 70 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आ गया 70 का 70। आगे हो जाएगा 2x की पावर 8 माइनस का 4, 4 बचेगा, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कट गया, 2 की पावर 4 होता है 16, तो सिंपल तरीके से 70 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। आई हैव गिवन यू अ वेरी क्विक सॉल्यूशन बिकॉज द रीजन इज दैट कि बेटा मैंने मैराथन वाली वीडियो में इसको ऑलरेडी बताया हुआ है। नहीं आपको पता था, मैंने क्लियरली आपको सिंपल तरीके से बायनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले पे सॉल्व करके दिखा दिया। 6 जीरो क्या होता है 0, 6 7 क्या होता है मेरे प्यारे बेटे 42, क्रॉस का क्रॉस, 0 1 0, 7 1 7, सिंप्लीफाई करवाओ, 0 का 0 आएगा, 2 का 2 आएगा, साथ में अगर आप 4 का इजाफा करते हो तो भाई 7 में 5 होता है 12, साथ में 4 होगा 11, तो आंसर होगा 1120 के बराबर। चेक कर लीजिएगा, आंसर होगा 1120 के बराबर। कैसे सॉल्व किया? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कभी भी आपको एक्स की पावर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम में अप्लाई करना पड़ जाए तो भाई सिंपल तरीके से आर निकालने का शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे, आर की वैल्यू आएगी, सिंपल बायनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है नंबर विच इज नॉट इन द फ्रैक्शन बट इन द होल नंबर। भाई अगेन ये एमसीक्यूज देख के पता चलेगा, एमसीक्यूज के बच्चे ने तो आधी पौनी बात लिखी हुई है। अगेन बहुत बड़ी बात है, देखो बच्चे ने मेरे कहने पे एमसीक्यूज आपसे शेयर करे, बहुत बड़ी बात होती है। रियली अप्रिशिएट दिस किड, अल्लाह इसको कामयाबी दे। क्योंकि देखो यार लोग अपनी चीजें भी छुपा रहे होते हैं, तो भाई आपको मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूँ कि बेटा जब पेपर देकर रहो तो लाजमी तौर पे क्वेश्चंस को शेयर करो, ताकि आने वाले बच्चों की हेल्प हो सके, सही है ना? तो अब देखो इस बच्चे ने ऑब्वियसली में थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया कि एग्जामिनर कह रहे हैं नंबर विच इज नॉट इन द फ्रैक्शन बट इन द होल नंबर फॉर्म, यानी कि होल नंबर होल फ्रैक्शन होगा। फिर होल फ्रैक्शन होता है इस तरह का कि भाई सिंपल तरीके 2 into 4/3, इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे पढ़ते हो कि भाई देखो 3 2 6 होगा, 6 प्लस का 4, 10 डिवाइडेड बाई 3। भाई ये सिंपल फ्रैक्शन है, ये होल नंबर फ्रैक्शन कहलाता है। कि यानी कि 2 into 4/3 आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, ऐसे करके नंबर टर्म्स को लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि पहले ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होती है, फिर उसमें ऊपर वाली टर्म में ऐड होती है। 3 1 3, 3 + 1 4, 4/3, यानी कि इसको लिखने का एक और तरीका क्या है 4/3, 4/3 को लिखने का एक और तरीका क्या है होल फ्रैक्शन फॉर्म। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या था। बाकी इंग्लिश के एमसीक्यूज आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल डाल दूंगा, आपको मिल जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर एग्जामिनर कहता है कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करनी है, हाउ मेनी टर्म्स। अच्छा भाई, मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ, लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन की, कि बेटा देखो कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपके पास बाइनोमियल टर्म्स गिवन हो, बाइनोमियल टर्म्स का मतलब होता है दो टर्म्स ऊपर पावर का होना, सही है ना? कभी भी दुनिया में अगर बाइनोमियल टर्म्स गिवन हो ना, और आपको ये फाइंड करना हो कि भाई इस बाइनोमियल थ्योरम जब इस पे अप्लाई किया जाएगा तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्म होंगी, तो इसको फाइंड करने का शॉर्टकट क्या होता है, जो भी पावर होती है उसमें आप एक का इजाफा कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कहीं पे लिखा हुआ है 2x प्लस का 3 होल पावर में 9, मैं कहता हूं हाउ मेनी टर्म्स विल बी फाउंड व्हेन द बायनोमियल थ्योरम विल बी अप्लाइड, या हाउ मेनी टर्म्स विल बी फाउंड व्हेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्म होंगी, तो 9 प्लस का 1 10 के बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने यही पूछा हुआ था x प्लस a की होल पावर 7 के बने, तो कितनी टर्म्स बनेंगी, जाहिर सी बात है 7 प्लस का 1, 8 नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्म होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अल्कोहल का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मैं क्या ही बताऊं, आइसोमर पूछा हुआ है। अच्छा भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में sin 30, मतलब यार इस क्वेश्चन को तो मैं पढ़ा पढ़ा के थक गया आपको मैराथन वीडियोस के अंदर। पता नहीं sin 30 से मेहरान वालों को क्या मोहब्बत है यार, sin 30 का क्वेश्चन अथवा दे देते हैं हमें, कुछ और कोई और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूछ लो, वो भी अच्छे होते हैं भाई, मगर sin 30 का पूछ लो तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर। अच्छा भाई, अच्छा बेटा, अब देखो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेहरान में इस क्वेश्चन में मेरे नजदीक गलती हुई हुई है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई सम ऑफ द नंबर बराबर है 25 के, एंड देयर स्क्वायर इज 125, देयर डिफरेंस विल बी डैश। आपको नीचे चार ऑप्शंस गिवन है, आपको पेपर के अंदर एक ऑप्शन गिवन है 10 का, एक ऑप्शन गिवन है 25 का, एक ऑप्शन गिवन है आपको 50 का, एक ऑप्शन गिवन है नन ऑफ दीज का। जरा कॉन्सेप्चुअली बात को समझते हैं क्या कह रहे हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास दो नंबर्स का सम बराबर है 25 के, यानी कि लेट सपोज मेरे पास दो नंबर्स हैं, उनका सम किसके बराबर है, उनका सम बराबर है 25 के। आगे कहता है कि भाई मेरे पास जो दो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम, यानी कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 125। इसका मतलब है कि बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर किसके बराबर, 125 के बराबर। आप बेटा दुनिया की कोई लॉजिक भी अप्लाई कर लो, ये आपकी कंडीशन ही ट्रू नहीं है। या तो यहाँ पे क्वेश्चन में गलती करी हुई है, 125 नहीं होगा 325 होगा, क्वेश्चन में ब्लंडर हो सकता है, क्वेश्चन में इशू हो सकता है। क्योंकि देखो अगर आप इसको सॉल्व करने के ऊपर जाओगे तो क्या बनेगा, लॉजिकली जरा बात समझो। कि भाई लेट सपोज मुझसे एग्जामिनर कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 25 एंड देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 125। तो भाई आपको पता है दुनिया में फॉर्मूला क्या होता है, दुनिया में फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपके पास दुनिया में। आप तमाम लोग बोलोगे यस सर होता है, क्या करें इसका। तो भाई आपके पास देखो दो तरीकों से सॉल्व करने में जा सकते हो ना। एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो ये कि भाई इस इक्वेशन को उठा के आप दूसरी इक्वेशन में डालो, वो लंबा काम हो जाएगा। एक आसान शॉर्टकट दिखाता हूं, सिंपल तरीके से a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 25 के बराबर है, a प्लस बी की जगह पे 25 का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू के बाद देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ये बराबर है 125 के, प्लस का 2ab एज इट इज का एज इट इज। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 के बराबर होता है,
माइनस का यहाँ पे आके हो जाएगा 125 इक्वल टू के बाद 2ab का 2ab, 625 में से 125 को माइनस करोगे सिंपल 500 बचेगा इक्वल टू के बाद 2ab का 2ab। तो भैया देखो अगर आप इनको कैंसिल आउट करवाते हो तो 500 डिवाइडेड बाई 2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 250 के बराबर। 500 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल तरीके से बेटा आपके पास किसके बराबर, 250 के बराबर। तो आपके पास सिंपल ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 250 के बराबर। यहां से आपने ए बी की वैल्यू को निकाल लिया। आप चाहो तो अब यहां से किसी भी एक वैल्यू को निकालोगे, लेट सपोज ए इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई बी, इसको आसान वाली इक्वेशन में डालो और फिर बी की वैल्यूज को निकालने के ऊपर जाओ। कभी भी आपके पास प्रॉपर वैल्यूज नहीं आएंगी बी की, बी का आंसर हमेशा आपके पास कॉम्प्लेक्स आएगा। बी का आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, क्योंकि भाई आयोटा की फॉर्म में आ रहा होगा। इसका मतलब है क्वेश्चन आपको सही आंसर नहीं दे रहा। लॉजिकली एक बात को सोचो कि भाई एग्जामिनर कह रहे हैं दुनिया में दो नंबर्स का सम बराबर है 25 के, उनका स्क्वायर बराबर है 125 के। किसी भी मेथड को अप्लाई कर लो सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे, मैं ये आपको बता देता हूं। लेट सपोज अक्सर लोग कहते हैं कि सर इसका तो हम 10 या 15 कर देंगे। तो भाई अगर ए का स्क्वायर आप 10 लेते हो, 10 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, बेटा ये 325 के बराबर होता है, 125 के बराबर नहीं होता। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। दोनों का सम करोगे 325 बनेगा। हाँ 10 प्लस का 15 जरूर 25 के बराबर होता है, मगर देखो ना दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एग्जामिनर आपसे यही तो कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर इज 25 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 125। तो भाई अगर आप में से कोई बच्चा ए और बी को 10 और 15 कंसीडर करता है, मैं सुबह से देख रहा था डिफरेंट टीचर गलत आंसर आपको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई 10 और 15 है। अरे अल्लाह के बंदे, अगर ए की वैल्यू तुम 10 रखते हो और बी की वैल्यू 15 रखते हो, या बी की वैल्यू तुम 10 रखते हो ए की वैल्यू 15 रखते हो, भाई ये 10 प्लस 15 25 तो बन रहा है। मगर क्या इनका स्क्वायर 325 बन सकता है? लॉजिकली सोचो, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 15 का स्क्वायर 300 आपके पास 225 होता है। सम करोगे 325 बनेगा, 125 थोड़ी बनेगा बेटा। अब फिर इनके दरमियान डिफरेंस कैसे निकाल लो और 10 कैसे आंसर रख रहे हो भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है आपके पास। ये तो आपके पास पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, जो लोग 10 कह रहे हैं आंसर होगा, इसका मतलब है कभी लेट सपोज आपने 15 किया है या आपने 25 को आपने ए रखा है, आपने कुछ तो रख सोचा होगा ना बेटा, क्या सोचा भाई? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपके पास जो है ना कि आप कोई भी यहाँ पे नंबर सपोज कर लीजिए, अगर आप उनका सम लेते हो तो 25 बने और उनका उनके स्क्वायर का सम लेने के ऊपर 125 फॉर्म हो जाए, इसका मतलब एक कंडीशन गलत गिवन है। या तो यहाँ पे 325 होगा। अगर 325 होता तो उस सूरत के अंदर मेरा बेटा आपके पास यहाँ पे नंबर आपके 10 और 15 हो सकते हैं, फिर उनका डिफरेंस 5 के बराबर होगा। बट आपको अगर तो ये आंसर्स गिवन है ना 10 25, 25 ही आपको डिफरेंस गिवन है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि क्वेश्चन में गलती गिवन है। क्वेश्चन में गलती है तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, फिर नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गलती आ रही है, साफ तौर पे दिख रहा है। क्योंकि देखो अगर वो लोग जो कह रहे हैं ना सर डिफरेंस आपके पास 10 के बराबर होगा, तो देखो मांगा हुआ क्या है, देयर डिफरेंस विल बी 10। तो अगर मैं आपकी बात समझ लूं कि भाई अगर तो आप लोग कहते हो कि सर 10 हमारा आंसर होगा डिफरेंस का, तो आप गलत कह रहे हो। कैसे कि देखो, अगर आप कहते हो कि भाई डिफरेंस की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो हमें एक चीज क्वेश्चन में बताई हुई है कि इन दो नंबर्स का सम बराबर है 25 के, तो यानी कि इन दो नंबर्स का सम बराबर है किसके, 25 के। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो बी से बी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 है, 25 प्लस का 10 ये आ गया 35, तो यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 2 के, सही है ना। अच्छा, बी की वैल्यू निकालने के लिए इसको कहीं भी किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो आपके पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी विल बी 25 माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई जरा कर लो, क्या बन जाएगा 25 टू 50, 50 माइनस का 35, ये बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि आपके पास बी की वैल्यू 15 बाय 2 आएगी, ए की वैल्यू 35 बाय 2 की आएगी। ये तो ऑप्शंस में कहीं मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब गलत चीज है। तो जो लोग ए को आंसर मार्क कर रहे हो तो इंतहाई ब्लंडर करके आ रहे हैं, ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। लॉजिकली सोचो ना, तुम्हें मांगा हुआ, तुमसे डिफरेंस मांगा हुआ है, अगर आपसे डिफरेंस मांगा हुआ है, अगर आपसे डिफरेंस मांगा हुआ है, सही है ना, तो डिफरेंस तुम्हारे पास अगर 10 के बराबर, मैं सारी बातें भूल जाता हूं, अगर आपसे दो नंबर्स का डिफरेंस आप कह रहे हो कि 10 के बराबर आ रहा है, तो खुद सोचो ना भाई, ए माइनस बी की वैल्यू अगर तो 10 के बराबर है, तो भाई आपके पास जो सम ऑफ नंबर गिवन है वो 25 गिवन था, तो आप ए प्लस बी के साथ अगर इसको सिंप्लीफाई करवाओ, दोनों नंबर्स की वैल्यूज आएंगी, चेक कर लो कि बेटा इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रहा है नहीं कर रहा, कभी मर के भी नहीं करेगा सेटिस्फाई। इसका मतलब क्वेश्चन में बहुत शदीद किस्म का ब्लंडर गिवन है। एक किसी इंसान ने सुबह के अंदर ये सोल्यूशन निकाला था, सारे लोगों ने छाप छाप के वो आगे दे दिया, किसी ने लॉजिकली सोचा नहीं क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन ही गलत गिवन है भाई। और अगर क्वेश्चन गलत नहीं भी गिवन तो फिर आंसर नन ऑफ दीज होगा। अगर नन ऑफ दीज गिवन, नन ऑफ दीज पे टिक करके आ जाओ आप, नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो दो नंबर्स का सम, ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करते इनका सम 25 हो। आप कैलकुलेटर उठा के चेक करो ना, कैलकुलेटर उठा के चेक कर लो। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप 125 में से आप क्या करो, सारे होल स्क्वायर को सेपरेट करना स्टार्ट करो। स्क्वायर गिवन है ना यहाँ पे, एक दफा 4 को करो, 4 होता है 2 का स्क्वायर, सही है ना। 4 को करोगे तब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा। आप इस तरीके से 16 को कर लो, इस तरीके से आप 9 को कर लो, फिर 81 को कर लो, फिर आप 25 को कर लो, आपके पास कोई भी ऐसे नंबर फाइंड ही नहीं कर सकते आप दुनिया में, सही है ना। उसका मतलब क्वेश्चन में गलती गिवन है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज के बराबर होगा।
खैर ये पूरा सॉल्यूशन गलत गिवन है, एक ही बंदे ने सॉल्यूशन करा था, उसके बाद सबने बैठ के उसको छाप के कर रहे हैं। इस बंदे ने तो सॉल्यूशन में इतनी शदीद मिस्टेक करी है, मैं आपको अगर सिखाऊं ना तो मैं इसलिए मना करता हूं कि बेटा किसी और से इस तरह के लेक्चर्स लेने के ऊपर ना, कि देखो भैया ये माशाल्लाह से यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होना है, इन्होंने प्लस पे फॉर्मूला ओपन करा हुआ है, मैंने गलती पकड़ी थी इसकी। सर इस तरीके से इन्होंने माशाल्लाह से गलती भंडा क्या मारा हुआ है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की जगह प्लस का फॉर्मूला ओपन करा हुआ है, तो भाई इस तरीके से आप नहीं आपने चेक करना होता। खैर आगे मूव करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 2x प्लस सी के बराबर, तो अगर आपके पास f इंटू फंक्शन 4 है इक्वल टू के बाद 2 है, तो बताइए c की वैल्यू क्या होगी। देखो हमेशा याद रखिएगा fx जो होता है ना ये बराबर होता है किसके y के, कभी भी दुनिया में fx कहीं लिखा हो तो fx की वैल्यू क्या होती है y के बराबर, और ये जो x अंदर गिवन होता है ये आपका इनपुट होता है, तो यानी कि जो अंदर वाला x होता है ये आपका x आ रहा होता है, और इक्वल टू के बराबर जो वैल्यू होती है वो आपकी y होती है। तो सिमिलरली देखो आपका x क्या है 4 के बराबर, y बराबर है 2 के, सिंपल सी बात है। तो भाई यहाँ पे fx की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, 2 डाल दूंगा, 2 का 2 एज इट इज, x की जगह पे 4 आ जाएगा, प्लस का c एज इट इज क्या बन जाएगा, 4 2 8, तो 2 माइनस का 8 क्या बन जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा भैया। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 6 के बराबर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है डोमेन, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कोसेक एक्स की डोमेन, तो भाई कोसेक की डोमेन क्या होती है, कोसेक की डोमेन आपके पास होती है नेगेटिव पाई बाय 2 से लेके पॉजिटिव पाई बाय 2 के दरमियान में। कोसेक की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर्स भी होती है मगर प्रॉपर डोमेन जो होती है तो कोसेक का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की होती है, अगर एक्स आपका जीरो पे अप्रोच नहीं कर रहा तो नेगेटिव पाई बाय 2 से लेके पॉजिटिव पाई बाय 2 के दरमियान में। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, तो भाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस के सी के ऊपर, सिंपल क्वेश्चन है तो। अच्छा भाई इस पेपर के अंदर भी देखो, ये मेरे ख्याल में इस पेपर के अंदर भी बच्चे ने जो है ना उसी क्वेश्चन को डिफाइन करा हुआ है, बट अगेन ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो भाई ये क्वेश्चन गलत गिवन है। या तो अगर तो बच्चा ये कह रहा है कि सर एक्स की वैल्यू 15 है एक्स की वैल्यू 10 है, तो कहां से पता चला आपको, आपने छाप के कहीं से लिखा, आपको कैसे पता चला। भाई आप अगर कहते हो कि आपके पास एक नंबर 10 आ रहा है दूसरा नंबर 15 आ रहा है, तो भाई 10 प्लस का 15 तो चलो मैं मानता हूँ 25 बनता है, मगर इनके स्क्वायर का सम तो कभी भी आपके पास 125 नहीं बनेगा, वो तो कुछ और नंबर होगा। और फिर सेकेंडली आपसे डिफरेंस मांगा हुआ है, आप जो भी दो नंबर्स निकालोगे उनका डिफरेंस मांगा हुआ है, तो 10 तो किसी सूरत में आंसर आपका हो ही नहीं सकता। आप कैसे 10 कह सकते हो भाई, आप कैसे 10 कह सकते हो, क्योंकि भाई अगर आपसे दोनों नंबर्स का डिफरेंस मांगा हुआ है, तो अगर एक नंबर तुम्हारा 10 आता है दूसरा नंबर 15 आता है, तो भाई 10 माइनस का 15 तो नेगेटिव का 5 होगा, या 15 माइनस का 10 तो आपके पास 5 होगा, तो वो तुम 10 कैसे कह रहे हो मैं समझने से कासिर हूं। तो नन ऑफ दिस का आंसर होना चाहिए, करेक्ट आंसर 10 है। अबे भाई कहां से तू छाप के बोल रहे हो 10 आंसर, किस तरीके से, क्वेश्चन आपका गिवन ही क्या है। अच्छा भाई नेक्स्ट पेपर के ऊपर मूव करते हैं, सेकंड शिफ्ट का पेपर था, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड एंड नो टेल। अच्छा भाई इस क्वेश्चन के अंदर देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि एक कॉइन को 3 दफा उछाला गया, आपको पता है दुनिया के अंदर कभी भी आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स के केसेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को फाइंड करना, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो अगर कॉइन्स को 3 दफा उछाला गया तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब ये कि 8 केसेस फॉर्म होंगे आपके पास, सही है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस 1 2 3 4 और ये चलती जा रही है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपके पास, कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपके पास बढ़ती हुई सीक्वेंस आ रही हो, यानी कि एक ऐसी सीक्वेंस आ रही है जो कि भाई स्टार्ट हो गई और पॉजिटिव के अंदर है और ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कहां तक जा रही है हमें नहीं पता, तो जाहिर सी बात है भैया इसकी लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी के बराबर होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी दुनिया के अंदर अगर बढ़ती हुई सीक्वेंस होती है तो बेटा उसकी लिमिट क्या होती है, आपके पास इन्फिनिटी तक जा रही है तो उसकी लिमिट भी क्या होगी, इन्फिनिटी के बराबर होगी बेटा। अब देखो हमारे पास जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, अक्सर बच्चे इसमें गलती करेंगे, अक्सर बच्चों को भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। एग्जामिनर कह रहे हैं द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज डैश देन द सेकंड, अक्सर टीचर्स भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताएंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मैं आपको एक सेट के पेपर्स की एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, कि भाई दुनिया के अंदर कभी भी इस तरह की अगर लाइन आ रही हो ना, इसका स्लोप नेगेटिव होता है, और इस तरह की लाइन का जो स्लोप होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। रिमेंबर दिस थिंग, आई कैन प्रूव दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एज वेल। तो भाई इसका मतलब क्या है, पहली वाली लाइन देखो इसके अंदर इस फॉर्मेट में आ रही है, इसका मतलब इसका स्लोप नेगेटिव होगा, वाइल जो दूसरी वाली कंडीशन है उसको अगर आप देखो ना वो इस तरह की कंडीशन पे आ रही है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है, द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज लेसर देन दी सेकंड लाइन, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं आपको लॉजिकली प्रूव करके दिखा देता हूँ कैसे कहा मैंने। देखो पहली वाली जो लाइन है ना उसके ऊपर देखो, लेट सपोज ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, आपका पहला पॉइंट है। देखो पहली वाली लाइन आपके पास जो इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है वो कर रही है आपके पास 2 0 के ऊपर, और आपके पास एक और इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है 0 1 के ऊपर, कहां पे कर रही है 0 1 के ऊपर, सही है ना बेटा, कहां पे कर रही है, देखो 0 1 के ऊपर कर रही है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो भाई मैं सिंपल स्लोप निकालने का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1, इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लियर है। मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है फॉर एग्जांपल 0 1, दूसरा पॉइंट आ रहा है मेरे पास 2 0, पहला वाला पॉइंट होता है हमारे पास x1 y1,
दूसरा वाला पॉइंट होता है बेटा हमारे पास x2 कॉमा y2, तो y2 माइनस y1 शुड बिकम 0 माइनस का 1, x2 माइनस x1 शुड बिकम 2 माइनस का 0। तो देखो मेरे पास पहली लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, नेगेटिव के हाफ के बराबर, ये नेगेटिव में आएगा। दूसरी वाली लाइन देखो, इसके अंदर आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट आ रहा है 2 कॉमा 0 का, और यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है आपका 0 कॉमा -1 का। सो ऑब्वियसली सी बात है m की वैल्यू किसके बराबर आएगी, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 तो बन जाएगा -1 -0, x2 माइनस x1 शुड ऑलवेज बी इक्वल टू x2 माइनस x1, 0 माइनस का 2। तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का हाफ आएगा। देखो पहली वाली लाइन का स्लोप आया नेगेटिव का हाफ, दूसरी लाइन का स्लोप आया पॉजिटिव का हाफ। तो नेगेटिव वैल्यू जाहिर सी बात है छोटी होती है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव वैल्यू से, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसके बराबर। अक्सर लोग आपको बोलेंगे ग्रेटर देन या इक्वल टू, दोनों गलत बातें बोलेंगे। मैं आपको लॉजिकली मैंने आपको प्रूव करके बताई ये बात। हमेशा याद रखिएगा, इस तरह की जो लाइन होती है उसका स्लोप नेगेटिव होता है, इस तरह की लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है। मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर है बेटा। अच्छा भाई, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है 2x माइनस वाई की होल पावर 5। तो बेटा सिंपल बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन आ रहा है। अब जिस बच्चे ने मेरी लेक्चर को नहीं लिया हुआ, उसको नहीं पता बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, ऑब्वियसली उसके लिए मसले की बात होगी। देखो भाई सिंपल सी चीज है, आपके पास सिंपल बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ a माइनस बी की पावर 5 के ऊपर आपको बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना है, तो सिंपल वे में क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर 5, आगे होगा माइनस का साइन क्योंकि माइनस की टर्म चल रही है, फिर आगे होगा जाहिर सी बात है, अगर पास्कल ट्रायंगल का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि फिर आगे क्या होगा, a की पावर 4 होगा। देन उसके बाद आपके पास सिंपल तरीके से बी की बी आएगा, नेक्स्ट वैल्यू पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर होगी। देन आपके पास आ जाएगा सिंपल 10 का 10, फिर आपके पास होगा सिंपल तरीके से ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, उसके बाद आपके पास आएगा नेगेटिव का 10 एट इट इज, फिर आगे होगा आपके पास सिंपल तरीके से ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब का बी क्यूब, उसके बाद आपके पास फाइनली आ रहा होगा प्लस का 5ab, और बी की पावर में जाहिर सी बात है 4 होगा, और लास्ट में आपके पास नेगेटिव के साइन के बाद क्या आ जाएगा, बी की पावर में 5 आ जाएगा। देखो सिंपल आपके पास जो आपके पास बाइनोमियल थ्योरम होते हैं ना, क्या होता है, एन कॉम्बिनेशन जीरो, ए की पावर एन माइनस का 0 इंटू बी की पावर 0, फिर आगे होगा आपके पास प्लस के साइन के बाद एन कॉम्बिनेशन, आप क्या करते हो बेटा, एक एक कम करते हुए जा रहे हो तो ना, तो जाहिर सी बात है फिर अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा एन कॉम्बिनेशन 1, जाहिर सी बात है फिर आगे होगा ए की पावर में एन माइनस का 1 इंटू बी की पावर 1, फिर आगे क्या होगा एन कॉम्बिनेशन 2, ए की पावर एन माइनस का 2 इंटू बी की पावर 2, फिर आगे क्या होगा, माइनस के अंदर होगी प्लस माइनस चल रहा होगा, जाहिर सी बात है अगर माइनस का आपके पास आ रहा है तो फॉर्मूला कैसे ओपन होता है, प्लस माइनस की फॉर्म पे। फिर आगे क्या होगा, एन कॉम्बिनेशन 3, ए की पावर एन माइनस का 3 इंटू बी की पावर 3, फिर आगे होगा एन कॉम्बिनेशन 4, ए की पावर एन माइनस का 4 इंटू बी की पावर 4, फिर आगे क्या होगा फाइनली एन कॉम्बिनेशन 5, ए की पावर एन माइनस का 5 इंटू बी की पावर 5। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका होता है। क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर ने आपसे कहा हुआ है कि भाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जहां जहां ए आ रहा है वहां पे 2x को प्लॉट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। तो भाई सिंपल तरीके से ए की जगह पे क्या हो जाएगा, 2x की पावर 5 बन जाएगा, माइनस का साइन 5 का 5 एज इट इज, ए की वैल्यू में क्या आ जाएगा, जहां जहां ए आ रहा है वहां पे 2x डाल दीजिए, जहां पे बी है वहां पे y आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 2x की पावर 4 इंटू वाई का y एज इट इज, फिर आगे हो जाएगा प्लस का 10 एज इट इज, ए की पावर में ए क्या है आपके पास 2x के बराबर है, पावर में क्यूब का क्यूब, बी की वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है। सिंपल तरीके जहां जहां बी आ रहा है वहां y डालते जाओगे आप। फिर आगे हो जाएगा माइनस का 10 एज इट इज, जाहिर सी बात है फर्दर सिंप्लीफाई जब आप करवाओगे तो व्हाट इट विल बिकम सिंपली आपके पास नेगेटिव का 10, ए के अंदर आ जाएगा अगेन 2x का स्क्वायर, बी की जगह पे आ जाएगा y का y, चूंकि मैंने और ओरिजिनली फॉर्मूला ही प्लस माइनस पे ओपन करवाया है, इसलिए आपको y के साथ नेगेटिव का साइन लगाने की नीड नहीं पड़ेगी, सही है ना। अच्छा फर्दर सॉल्व करवाओगे तो ऑब्वियसली प्लस के साइन के बाद ही बन जाएगा 5 का 5, ए की जगह पे आ जाएगा 2x, और बी की जगह पे आ जाएगा y का y पावर में 4, फिर फाइनली माइनस के साइन के बाद y की पावर में 5 एज इट इज, सिंप्लीफाई करवा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, आपको बाइनोमियल थ्योरम खुदारा पता होना चाहिए कैसे अप्लाई होता है। सिंपल तरीके से मैंने बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करा है, सिंपल वे में आपका आंसर आ जाएगा जो भी है, 2 की पावर 5 35 हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 होता है इंटू एक्स की पावर 5, फिर आगे 5 2 की पावर 4 16 5 से मल्टीप्लाई होगा इंटू वाई एंड सो ऑन। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर से अंदाजा हो जाएगा आपका आंसर कौन सा है, सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं द नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी की पावर 5 माइनस a माइनस बी की पावर 5 विल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल बी डैश। देखो भाई नंबर ऑफ टर्म्स, अगेन बाइनोमियल टर्म गिवन है आपको, आपको पता है बाइनोमियल टर्म के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाली जाती है, 5 प्लस का 1 ये आ जाएंगी 6। सिमिलरली यहाँ पे पावर आ रही है 5, तो क्या बीच में माइनस का साइन है, इट इज 5 प्लस का 1 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, तो 6 में से 6 टर्म्स को आप निकालोगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी होल पावर 5, नेगेटिव का साइन a माइनस बी होल पावर 5 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल बी डैश। यानी कि दोनों पर्टिकुलर वैल्यूज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, पावर में एक इजाफा ऊपर, सिमिलरली पावर में एक इजाफा ऊपर, जो 6 बन जाएगा, 6 जो आप में सेपरेट करवाओगे तो आंसर क्या आएगा 0 के बराबर। सिंपल एक इनइक्वालिटी गिवन है, x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का x डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन 2। अब कैसे सॉल्व करोगे भाई, इसको सिंपलीफाई करवा दीजिए, तो ये आपके पास बन जाएगा सिंपल, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, 3 2 नीचे 6 हो जाएगा, 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर हो जाएगा माइनस का 2x ग्रेटर देन 2 का 2 एड इज, फर्दर सिंपलीफाई करवा दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 3x माइनस का 2x ऊपर x आ जाएगा, और ये 6 यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 12 के बराबर आ जाएगी, आपका आंसर होगा।
बाकी सारे क्वेश्चंस आपको गिवन है, सिंपल क्वेश्चंस गिवन है। सर डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू पाई बाई एक्स। अच्छा भाई, एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन अपना बताया था कि सर देखिए मेरे पास ये डी वाई बाई डी एक्स, चलो अच्छा डी एक्स बाई डी वाई आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास आ रहा है, तुम x के ऊपर डेरिवेटिव लेते हो अगर y की रिस्पेक्ट से, सही है ना? तो बताइए पाई x का आंसर क्या होगा, तुम्हें ये सॉल्व करना है, कोई मसले की बात नहीं है। तो भाई आपको y की रिस्पेक्ट से अगर डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो बेटा कैसे सॉल्व करोगे? देखो पाई आपका क्या है, पाई कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा। और x के ऊपर जब डेरिवेटिव लोगे तो जाहिर सी बात है x का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से क्या होगा, एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा, सही है ना? x का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से एज इट इज का एज इट आ जाएगा, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। देन एग्जामिनर कहता है सर पॉइंट्स 2,3 एंड 3,6 रेशियो गिवन द 2 एंड 3 का एक्सटर्नली कट कर रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं है। देखो बेटा एक्सटर्नल डिवीजन के ऊपर हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपके पास सिंपल तरीके से आपको पता है कि एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, वैसे ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ भी है। ये x1 पॉइंट गिवन है, ये y1 पॉइंट गिवन है, ये आपके पास x2 पॉइंट आ रहा है, ये आपके पास y2 पॉइंट आ रहा है। रेशो जो होता है हमारा, रेशो होता है m1 रेशो m2, एक्सटर्नल कट कर रहा है एग्जामिनर कह रहा है। अच्छा भाई, तो एक्सटर्नली कट कर रहा है एग्जामिनर, साफ तौर पे आपको बता रहा है कि डिवीजन कैसी हुई है, एक्सटर्नली हुई है। तो हमें पता है एक्सटर्नली कट होने के ऊपर फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल तरीके से x के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, x इज इक्वल टू x2, आगे होता है m1, फिर नेगेटिव का साइन, देन x1, देन m2, नीचे डिवीजन के अंदर होता है m1 माइनस का m2। y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y के लिए फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू y2 m1 माइनस का साइन y1 m2, डिवीजन के अंदर बेटा m1 माइनस का m2, सिंप्लीफाई करवा दीजिए आंसर आ जाएगा। भाई y1 की वैल्यू क्या है, अच्छा सर पहले x2 के लिए कर लेते हैं ना। तो x के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो बेटा देखो x की वैल्यू मेरे पास है 3 के बराबर, तो x2 की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर है, 3 का 3 आ गया। m1 की वैल्यू 2 के बराबर गिवन है, माइनस का साइन, x1 की वैल्यू है 2 आ रही है, और m2 की वैल्यू आ रही है 3 के बराबर, नीचे आ जाएगा m1 माइनस का m2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 3। भाई 3 2 6 हो जाएगा, और 6 माइनस का 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा ना, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज आल्सो जीरो। यानी कि x की वैल्यू आपके पास जीरो के बराबर आ गई। y की वैल्यू कैसे आएगी, y की वैल्यू भी निकाल लो। y2 की वैल्यू गिवन है 6 के बराबर, और m2 की वैल्यू गिवन है आपको, सॉरी m1 की वैल्यू गिवन है आपको 2 के बराबर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है y2 m1 ना बेटा। देखो y2 की वैल्यू क्या गिवन है 6, और m1 की वैल्यू गिवन है 2, तो 2 का 2 आ गया, फिर माइनस का साइन, y1 की वैल्यू गिवन है 3, और आपके पास देन m2 की वैल्यू आ रही है 3। तो ये हो जाएगा आपके पास m1 माइनस m2, तो m1 इज बेसिकली 2 एंड m2 इज 3, तो 6 3 आपके पास आपके पास यहाँ पे क्या था, m1 2 था, 6 2 12, एंड 12 माइनस का 9, तो 12 में से 9 निकालोगे 3 बचेगा, 2 में से 3 जाएंगे नेगेटिव का, तो नेगेटिव का 3 आ जाएगी, यानी कि y की वैल्यू क्या होगी आपके पास, सिंपल नेगेटिव के 3 के बराबर होगी। बेसिक फॉर्मूला यार खुद से अप्लाई करना चाहिए, मैंने अब करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फॉर्मूला फॉर दी n नेचुरल नंबर्स। अगर तो सिंपल n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला पूछा तो बहुत सिंपल होता है, सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाए मेरे लेक्चर्स के अंदर, कि भाई क्वेश्चन को हमेशा समझो। देखो क्वेश्चन की जो लॉजिक होगी ना, वो तुम्हें हर चीज डिफाइन करके आपने करना क्या है। अगर तो सिंपल n नेचुरल नंबर्स की वैल्यू एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता है सिंपल n नेचुरल नंबर को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई टू। cos 60 किसके बराबर होता है, cos 60 एंड sin 30 आर इक्वली इक्वल, तो ये बराबर होगा आपके पास सिंपल 1 डिवाइडेड बाय 2 के। cos 60 के वैल्यू पूछे ना, cos 60 बराबर होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय 2 के। यानी कि कभी भी अगर आपको cos 60 की वैल्यू को फाइंड करना है, ये सिंपल आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है ln 1 प्लस cos x का डेरिवेटिव बताइए। तो बेटा देखो ln 1 प्लस cos x का डेरिवेटिव, भाई ln 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे जीरो होता है। वैसे बाय द वे ln 1 का आंसर भी जीरो होता है, तो उसका जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही होगा। cos x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव के साइन x के बराबर, आंसर आ जाएगा, सिंपल है बेटा, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर। अच्छा भाई ये तो खैर वो है, सही है। अच्छा इस बच्चे ने 85 मार्क्स स्कोर करे म्यूट के अंदर, तो माशाल्लाह इसने मुझे अपने शेयर किया था। अच्छा, एग्जामिनर कहता है 4 पावर ए, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई सर 4 पावर ए इज इक्वल टू दी 8 पावर बी, देन द रेशियो ऑफ बी टू ए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। भाई देखो हमें मालूम होना चाहिए, कभी भी दुनिया के अंदर इक्वल टू के आमने सामने अगर टर्म्स आ जाए, तो याद रखिए अगर पावर्स के ऊपर आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, तो हमारी कोशिश होती है इक्वल टू के आमने सामने वाली जो टर्म्स आ रही हैं उनकी बेसिस को सेम बनाया जा सके, ताकि पावर्स इक्वेट हो जाए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी मैथ्स के अंदर अगर दो टर्म्स आपस में इक्वल टू के आमने सामने उनकी बेसिस सेम हो जाएंगी, तो उनकी पावर्स भी क्या होंगी, हमेशा आपस में बराबर होंगी। कभी भी दुनिया के अंदर इक्वल टू के आमने सामने अगर दो टर्म्स आ रही हैं, उनकी बेसिस सेम है, तो बेटा उनकी पावर्स भी क्या होंगी, हमेशा सिमिलर होंगी। तो भाई देखो मैं क्या कह सकता हूँ, 4 क्या होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, बाहर ए का ए एज इट इज। 8 क्या होता है, 2 की पावर क्यूब होता है, बाहर बी का बी एज इट इज। हमें पता है पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा 2a, ये बन जाएगा 2 की पावर में 3b का 3b। तो आपको पता है कि बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर्स भी क्या होती हैं बेटा, आपस में सिमिलर होती हैं, तो ये बन जाएगा 2a इज इक्वल टू 3b।
आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ बी टू ए निकालना है, यानी कि बी डिवाइडेड बाय ए निकालना है। देखो बी टू ए का मतलब क्या है, बी डिवाइडेड बाय ए। तो बी ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा, तो ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, 3 वहां पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2/3 के बराबर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि 1 माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स इसके बराबर होगा। यानी कि देखो एग्जामिनर कह रहा है 1 माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स इसके बराबर होगा। हमें पता है कि भाई 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ऐसा ही है ना बच्चा, इसके बराबर होता है। सो भाई अगर मुझे सिंपल कॉट स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है, तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 के। तो सिंपल तरीके से इसकी जगह पे वैल्यू डाल दीजिए, सिंपलीफाई करवा लो, आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस का माइनस, कॉट स्क्वायर की जगह पे इसका अगर मैं फॉर्मूला ओपन करता हूं तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। सिंपलीफाई करवाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन के ये आ रहा था। नेक्स्ट रिमेंबर दिस थिंग, इस क्वेश्चन का आंसर नन होगा, इसका आंसर 10 नहीं है। ये क्वेश्चन आपको गलत गिवन है, मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है 1:1:2 इज राइट एंगल। देखो भाई इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे मैंने इस क्वेश्चन को मैंने एक और जगह भी एक्सप्लेन किया था, रिसेंटली आईबी के पेपर्स में करा था। हाँ देखो, आपके पास दुनिया में कोई भी ट्राइंगल जो होता है ना, इसकी खास बात क्या होती है, इसकी खास बात ये होती है कि भाई इस ट्राइंगल के अंदर जो तमाम एंगल्स आ रहे होते हैं ना, उन तमाम एंगल्स का सम बराबर होता है किसके, 180 डिग्री के। दुनिया के अंदर जो भी ट्राइंगल आपका एग्जिस्ट करता है, उस ट्राइंगल के अंदर तमाम के तमाम जो एंगल्स होती हैं उनका सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री बराबर के होता है। आपको रेशो गिवन है एंगल्स का। तो भाई एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होगा कि कौन सा एंगल इसमें फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा आपके पास रेशो के अंदर देखो दो वैल्यूज सिमिलर आ रही हैं, इसका मतलब इस ट्राइंगल के अंदर कोई दो एंगल सिमिलर होंगे। अब आप खुद सोचो, अगर मैं ट्राइंगल के अंदर कोई दो एंगल्स को सिमिलर करूं तो तीसरा एंगल क्या होगा, तीसरा एंगल खुद सोचो। अगर मैं लेट सपोज कहता हूं कि मेरा एक एंगल आ रहा है 60 डिग्री, पॉसिबल है दूसरा भी 60 डिग्री होगा। अब मुझे पता है तीसरा एंगल क्या होगा, 60 प्लस 60 तो 120 बन गया। और अगर आप 180 में से 120 को माइनस करते हो, अगर आप 180 में से 120 को माइनस करते हो तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 60 के बराबर ही होगा, क्योंकि 6 3 18 होता है ना, तो आपका आंसर क्या होगा, 60 के बराबर ही होगा। यानी कि भाई क्वेश्चन में जो रेशो गिवन है वहां पे तो क्या है, दो रेशो सिमिलर है और एक डबल आ रहा है उनका। इसका मतलब ये तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कि आपका एक एंगल 60 का हो। फिर क्या हो सकता है, आइए चेक कर लेते हैं। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भैया मेरे पास एक एंगल आ रहा है फॉर एग्जांपल 45 का, दूसरा एंगल भी 45 का है, तो 45 45 90 बन गया। तो 180 माइनस का 90 90 बचेगा। तो अब की बारी में देखो, ये दो एंगल्स बराबर हैं, इसीलिए देखो इनका रेशो 1:1 था। और तीसरा जो एंगल है वो इनका डबल है, तो 90 डिग्री क्या होता है, 45 का डबल तो होता है, 45 का डबल होता है। वैसे बाय द वे शायद मैंने मेहरान के पेपर्स के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, एक्जैक्टली पास्ट पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है टेंजेंट इनवर्स 30 क्या होता है। टेंजेंट इनवर्स 30 डिग्री नहीं, ये गलत पूछ रहा है, टेंजेंट 30 डिग्री पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई देखो टेंजेंट 30 डिग्री किसके बराबर होता है। ये तो लॉजिकल बात है, समझ में आती है, टेंजेंट 30 बराबर होता है 1/√3 के। देखो अगर तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो वो तो 1/√3 के बराबर होती है। तो भाई टेंजेंट इनवर्स 30 अगर एग्जामिनर पूछ रहा है तो डिपेंड करता है कि भाई मेरे ऑप्शंस क्या हैं। अगेन इट डिपेंड्स देन ऑफ द ऑप्शंस, मेरे ऑप्शंस क्या, ऑप्शन देख के अंदाजा होगा। क्योंकि देखो हमें ये बात मालूम है कि अल्लाह भला करे, टेंजेंट इनवर्स आपके पास जो मिलता है आपको इन्फिनिटी के ऊपर, वो 90 डिग्री मिलता है। और टेंजेंट 90 बराबर होता है इन्फिनिटी के। तो टेंजेंट इनवर्स 30 कैसे पूछ रहा है, अगेन ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। मेरे पास ऑप्शन सामने नहीं है तो आई कैन नॉट गिव यू द एश्योरिटी कि यार इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा हुआ क्या होगा। अच्छा बाकी क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है कॉट एक्स की रेंज। तो भाई कॉट एक्स की रेंज किसके बराबर होती है, याद रखिएगा कॉट एक्स की रेंज होती है आपके पास हमेशा ऑल द रियल नंबर्स। कॉट एक्स की रेंज में तमाम के तमाम रियल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान होती है। अच्छा बाकी सारे तो वही नॉर्मल आ रहे हैं। वन क्वेश्चन ऑफ इलिप्स गिवन था, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है भाई, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम रॉस और कॉलम्स आपस में बराबर होते हैं ना, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम द इलिप्स, तो मैंने इलिप्स आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अच्छा ये मैंने वैल्यू ऑफ सी वाला ऑलरेडी बता दिया। देखो रिपीटेड क्वेश्चंस है, मेजॉरिटी है ना, रिपीटेड क्वेश्चंस है मेजॉरिटी। देन हमारे पास अच्छा देन हमारे पास एग्जामिनर कह रहा है कॉट एक्स की रेंज, तो जैसे मैंने आपको बताया था नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ऑलरेडी टॉट यू दिस पर्टिकुलर थिंग। डायमेंशन ऑफ स्पीड फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है। देन हमारे पास रेंज ऑफ कॉट एक्स पूछी हुई है, तो रेंज ऑफ कॉट मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दी मेरे प्यारे बेटे। अच्छा भाई देखो रिपीटेड क्वेश्चन मेजॉरिटी है। अच्छा अब देखो जैसे मैंने आपसे कहा था ना, क्वेश्चन ऊपर बच्चे ने गलत लिख के दिया हुआ है। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 के बराबर होती है, टेंजेंट इनवर्स 1/√3 30 डिग्री के बराबर होता है, ऐसे मैंने आपको बताया था, बच्चे ने ऊपर क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, तो ऐसे में कंफर्म भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है, अगेन रिपीटेड आ रहा है तो उसने मैं नहीं पढ़ा। अच्छा
देन यहाँ पे एग्जामिनर साइन 30, अगेन साइन 30 से बहुत प्यार है उसको, कॉस 30 की वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉस 30 का फॉर्मूला होता है √3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अच्छा, बच्चे ने यहाँ पर गलत लिखा हुआ है बी डिवाइडेड बाय ए, उसने ऊपर कहा था सर ए डिवाइड बाय बी है, ये कह रहा है बी डिवाइड बाय ए, या फिर ये कह रहा है ए डिवाइड बाय बी, ऊपर से 1 डिवाइड बाय बी कहा हुआ था। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीजें बता दी हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या कहता है, एग्जामिनर हमसे जो मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है मैं उसके ऊपर फोकस करूँ ना। अगेन देखो मेजॉरिटी क्वेश्चंस रिपीटेड है, पास्ट पेपर्स की मेरी वीडियोस करके लाजमी जाइएगा, मेजॉरिटी क्वेश्चंस रिपीटेड है। सही है ना? ओके, और नेक्स्ट के अंदर हमसे एग्जामिनर कहता है, अच्छा ये -1 पावर n - 2 डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने क्वेश्चन ऊपर भी छोड़ दिया, क्वेश्चन क्लियर नहीं है इसलिए आई कैन नॉट टेल यू द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि देखो -1 की पावर n, -1 पे पावर n आ रही है। अभी ये भी नहीं कि यार बच्चा क्वेश्चन ही लिख दे भाई दूसरों के लिए। आगे कह रहा है, बड़ी बात है, बच्चे ने पेपर वैसे शेयर करा हुआ है, मगर दोनों बच्चों ने असल में एक ही तरह से क्वेश्चन लिख के दिया है ना, जिसने आई एम क्वाइट कंफ्यूज किया क्वेश्चन दिया हुआ क्या है। -1 पावर n, n-2 डिवाइडेड बाई 2 सीक्वेंस क्या होगी? अगेन देखो ये डिपेंड करता है यार, आपके ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, आप हिडन टाइम मेथड को अप्लाई कर सकते हो। तो अगेन आई कैन नॉट गेस द क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखो हमारे पास आ रहा है, एग्जामिनर कहता है a, b एंड c आर दी कोप्लेनर वेक्टर्स, देन व्हाट कंडीशन विल बी ट्रू। हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी दुनिया के अंदर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, तो आपके पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू होती है ना, ये आपके पास होती है हमेशा किसके बराबर, जीरो के बराबर। इफ दी वेक्टर्स आर कोप्लेनर द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, उसको आप मार्क कर दोगे। अगर एग्जामिनर ने आपको ए, बी और सी की फॉर्मेट में कहा हुआ है, तो सूरत में आपका आंसर ऑब्वियसली या तो सी होगा या फिर डी होगा, जो भी डी यहाँ पे गिवन नहीं है, और जो भी होगा वो आपका होगा। क्योंकि कोप्लेनर वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा किसके, इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, कोप्लेनर वेक्टर से केस के अंदर। नेक्स्ट, अच्छा बेटा अब देखो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 2 प्लस का नेगेटिव का 3 होल पावर में n माइनस का 1, बताइए सीरीज कौन सी होगी? तो अगेन देखो बेटा, ऑप्शंस आपको गिवन नहीं है, तो ऑप्शन के बगैर फाइंड करना इंपॉसिबल है हमारे लिए, क्योंकि उसके पीछे रीजन नहीं, हमें क्या पता ऑप्शन किस तरह गिवन है भाई। सो बट मैं एक कंडीशन आपको बता सकता हूँ कि भाई n की वैल्यू 1 डाल के चेक कर लेना, 1 डालोगे तो 0 बन जाएगा, तो 2 आ जाएगा सिंपल। फिर n की वैल्यू अगर 2 डालोगे तो 2 माइनस का 1 1 बनेगा, तो नेगेटिव का 3, तो 2 माइनस का 3 ये बन जाएगा नेगेटिव का 1। और फिर अगर मैं n की जगह पे 3 प्लॉट करूंगा, तो 3 माइनस का 1 2 बनेगा, -3 का स्क्वायर ये प्लस का 9 बनेगा, तो 2 प्लस का 9 11 बन जाएगा। तो ये सीरीज आपकी कुछ इस तरह की आपकी सीक्वेंस फॉर्म हो रही है यहाँ से। तो अगेन डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, तो देखो ऑप्शंस के बगैर सॉल्व करना इंपॉसिबल है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपसे पूछा हुआ है, x³ डिवाइड बाय 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ln √2x गिवन है, इसका आपसे डेरिवेटिव पूछ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। बेटा देखो अगर आपके पास आ रहा है ln का ln और उसका फंक्शन आ रहा है √2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ln का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, तो 1 डिवाइडेड बाय ये आ गया √2x। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो बेटा √2x का डेरिवेटिव क्या होगा? √2x का डेरिवेटिव होगा हमारे पास सिंपल तरीके से √2 पहले आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से 1 के बराबर होगा। सो ये आपके पास हो जाएगा, √2 से √2 कट गया, तो 1/x का सिंपल तरीके से मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो ना √2x का डेरिवेटिव क्या होगा, इट्स ऑब्वियस कि भाई √2x का डेरिवेटिव आप ln की फॉर्म में क्या लोगे, 1 बाय फंक्शन, और फिर फंक्शन का जब डेरिवेटिव लोगे तो √2x का डेरिवेटिव होगा सिंपल √2 के बराबर, क्योंकि x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। फिर आगे चल के √2 से √2 भी कट जाएगा, तो 1/x आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कहता है अगर तुम्हारे पास इफ 2x+1 एंड 2x+30, एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास आ रहा है 2x+1 2x+1 2x+30 आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज डैश। हमें एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स गिवन है, एग्जामिनर कह रहा है एक्स की वैल्यू बताइए। हमें पता है दुनिया के अंदर किसी भी ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का सम बराबर होता है 180 के। तो अगर मैं इन तीनों एंगल्स का सम कर दूं तो 2x+1 आगे आ जाएगा 2x प्लस का 30 इक्वल टू के बाद क्या होगा 180 का 180। सिंप्लीफाई अगर आप इसे करवाते हो 2x प्लस का 2x ये तो, और प्लस का 2x ये बन जाएगा आपके पास 6x +1 + 1 2 और प्लस का 30 ये बन जाएगा प्लस का 32 इक्वल टू के बाद 180 है। 180 में से 32 को माइनस करवा दीजिए, तो 180 में से अगर मैं 32 को माइनस करवाता हूँ तो 0 में से 2 जाएगा, बचेगा 170 है, 170 में 3 निकाल दीजिए, सिंपल तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा 148 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 148। 6 मल्टीप्लाई और हमारे डिवाइड क्या करोगे, 6 को 148 पे डिवाइड करवा दो, क्या बन जाएगा? अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई और है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 3 6 एंड 2 7 14 एंड 2 4 8। फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो x की वैल्यू आ जाएगी 74 डिवाइडेड बाई 3। यानी कि जो भी क्वेश्चन सामने गिवन है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करवा दिया, सिंपल में क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। अच्छा भाई आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है 2 की पावर n बराबर है 64 की, तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बताया था, ऊपर की तरह का क्वेश्चन आ रहा है। भाई 2 की किस पावर पे 64 मिलता है? 2 की पावर 6 आपके पास क्या होता है, जाहिर सी बात है 64 के बराबर होता है, तो इसका मतलब 64 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। और हमें पता है इक्वल टू के आमने सामने जब कभी बेसिस सेम आ जाए तो बेटा पावर्स भी क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, तो जाहिर सी बात है बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू -4।
एग्जामिनर ने आपको एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू -4। एग्जामिनर कहता है इसके x और y के पॉइंट्स बताओ, x और y का इंटरसेप्ट बताओ। देखो इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। y की वैल्यू ऑलरेडी आपको -4 गिवन है, तो इसका मतलब y का पॉइंट क्या होगा, -4 होगा। तो आपके इंटरसेप्ट के पॉइंट क्या आएंगे, आपका इंटरसेप्ट का यहाँ से क्या, आपका यहाँ से पॉइंट क्या बनेगा, आपको x एंड y इंटरसेप्ट बताना है ना, कि भाई आपसे एग्जामिनर कह रहा है फाइंड दी x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू -4। तो इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो भाई यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू -4 आ गई, तो डायरेक्टली मेरे पास जो पॉइंट बन रहा है वो x 0 बन रहा है, y -4 बन रहा है, ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है, आपको इक्वेशन दे रहा है y इज इक्वल टू नेगेटिव का 3x, आगे नेगेटिव का 6 आ रहा है, कहता है y इंटरसेप्ट की वैल्यू बताओ। तो भाई y इंटरसेप्ट हम के लिए निकालने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस का c इज हेयर दी y इंटरसेप्ट। तो भाई मेरे पास देखो सिंपल तरीके से आपके पास यहाँ पे m के सामने क्या आ रहा है, -3, तो m की वैल्यू तो -3 के बराबर आ गई, और c की वैल्यू आ जाएगी -6 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहे हैं एनटीएच टर्म ऑफ द सीक्वेंस बताइए, आपको एक सीक्वेंस गिवन है 1,3,5,7। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एनटीएच टर्म बताइए, एक ऑप्शन गिवन है 2n माइनस का 1, एक ऑप्शन गिवन है 2n प्लस का 3, एक ऑप्शन गिवन है 2n। भाई सिंपल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड करनी है। भाई कोई भी ऑप्शन उठाओ, उसमें एक दफा n की वैल्यू को 1 डालो, और देखो क्या सीक्वेंस की पहली वैल्यू मिलती है, फिर n की वैल्यू 2 डालो, क्या सीक्वेंस की दूसरी वैल्यू मिल रही है, जिस ऑप्शन पे मिलेगी वो आपका आंसर होगा। लेट सपोज अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं तो भाई 2n माइनस का 1 है, अगर n की जगह पे 1 डालूंगा तो क्या बनेगा, 2 माइनस का 1, क्या बनेगा 2 माइनस का 1, तो ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, तो यानी कि सीक्वेंस की पहली वैल्यू प्रूफ कर रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 2 पे रख के चेक करता हूँ इसी ऑप्शन को, तो ये बन जाएगा 2 का 2, n की जगह पे 2 आएगा, माइनस का 1, 2 2 4, 4 माइनस का 1 3 बनेगा, सीक्वेंस की दूसरी वैल्यू भी प्रूफ कर रहा है। अच्छा तीसरी वे भी चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू 3 अगर डालता हूँ यानी कि सीक्वेंस की तीसरी वैल्यू, तो मुझे 5 मिलना चाहिए, चेक कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2 का 2 और 3 का 3 माइनस का 1, 3 2 6 माइनस का 1, 5 प्रूफ कर रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा। अच्छा भाई यार ये सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व ऑलरेडी करवाए हुए हैं। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, नहीं व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 एंड 3। भाई ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बेटा, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे मैराथन वाली वीडियो से आ रहे हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 एंड 3। अब देखो मुझे एक इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके रूट्स आपको गिवन है, यानी कि आपको बेटा रूट्स की वैल्यूज गिवन है, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन को फाइंड करना है। तो भाई सबसे पहले आप निकालोगे सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होगा, आपको अगर इक्वेशन के दोनों रूट्स पता है तो आप सम ऑफ रूट निकालोगे, सम ऑफ रूट आपके पास आ जाएगा रूट्स का सम, यानी कि 2 + 3 बराबर आ जाएगा 5 के। देन आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट को, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा सिंपल रूट्स को मल्टीप्लाई करने के ऊपर, 3 2 6 के बराबर। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट यानी कि 5 इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा है कि यार अगर तुम्हारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ रही हो एक्स स्क्वायर प्लस का 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ वाई प्लस का 2। देखो जो भी वैल्यू आपके पास फंक्शन के अंदर गिवन होती है, फंक्शन के पेट में गिवन होती है, उसको आपने फंक्शन में इनपुट करना होता है। सिंपल तरीके से जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वाई प्लस 2 डाल दो, क्या बन जाएगा, एक्स की जगह पे आ जाएगा बेटा वाई प्लस के 2 का होल स्क्वायर, आगे प्लस का 2, सिंप्लीफाई करवाओगे क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 2 वाई प्लस का 4 प्लस का 2। ये आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस का 2 वाई प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 6 आ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन गिवन था, यहाँ पे अगर माइनस का 2 गिवन होता तो जाहिर सी बात है फिर कैंसिल आउट करते, सिंपल है। अच्छा भाई देन एग्जामिनर हमसे कहता है टू कॉइन्स आर टॉस, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। कैलकुलेट द लाइन फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ऑलरेडी बताया हुआ है। इफ टू द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऑलरेडी बताया हुआ है। ये क्वेश्चन का बताया और मेरे नजर से गलत बताया हुआ है, क्योंकि देखो भाई आपको दो कंडीशन बेसिकली क्वेश्चन में बेटा गिवन है, आपको क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन है, रिमेंबर दिस थिंग, क्वेश्चन गलत गिवन है भाई, आपको दो कंडीशंस गिवन है। एक कंडीशन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया एक्स प्लस का वाई बराबर है 25 के, एक्स प्लस वाई बराबर है 125 के। इन साहब ने वही सॉल्यूशन सारा परफॉर्म करा, उसके बाद फरमाते हैं कि भाई एक्स की वैल्यू 20 आ रही है, वाई की वैल्यू 5 आ रही है। कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 20 है इस इक्वेशन के ऊपर। आपको यकीन नहीं आता, आप कैलकुलेटर पर डाल के चेक कर लो, आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज के अंदर आंसर आएगा। मुझे नहीं पता कि भाई किन साहब ने ये निकाला है, मगर ये आपके पास अगर इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे ना, आप कैलकुलेटर उठाओ, मैं आपसे कहता हूँ कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, सही है ना, उसमें पॉलिनोमियल के ऊपर जाओ, सेकंड डिग्री के ऊपर जाओ, आप सिंपल 1 का स्क्वायर डालो, फिर आगे डालो नेगेटिव का 25, आगे डालो 250, तुम्हारे पास आंसर ही है 25 प्लस 5 इंटू रूट 15 आयोटा डिवाइड बाई 2 आएगा, और दूसरा तुम्हारे पास अलग आएगा, ये एक एक्स की वैल्यू 25/2 75/4 आ रही होगी। पॉसिबल ही नहीं है तुम्हारा आंसर आ जाए यार, कैसे निकाल लो एक्स की वैल्यू 25 और 20। मुझे खाली ये कोई बता दे कि भाई कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तूने इस्तेमाल करा है, जिसने ये सॉल्यूशन निकाला है ना, मैं गारंटी देता हूँ मुझे, तू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दे बेटा, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो हो सकता है भाई तुम ज्यादा मैथ्स पढ़ लो, तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टोटली डिफरेंट है। भाई ये सॉल्यूशन गलत गिवन है, हर एक ने बच्चों को बेवकूफ बनाया हुआ है। अच्छा भाई
खैर ये हमारे सैफुल्ला स्टूडेंट थे साहब, इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं सारे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। कह रहे हैं कि भाई लिमिट एक्स की अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, अगेन डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन नहीं पता कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर ने सिंपल डिटरमिनेंट मांगा हुआ, डिटरमिनेंट निकालना तो बहुत ही सिंपल वाली काम जो होता है भाई। 2/2 का डिटरमिनेंट निकालना कैसे निकालते हो भाई, 7 जाकर सिंपल 1 से मल्टीप्लाई होगा 7 आ जाएगा, माइनस का साइन फॉर्मूले का 0 होता है, तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 7 के बराबर आ जाएगा। 1+1+1+1+, अगेन डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या आ रहे होंगे, कोई जनरल टर्म गिवन होगी, डायरेक्टली आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, सही है ना। नहीं तो अगर आपके पास सिंपल सीरीज आ रही है ये, तो आपके पास एपी की सीरीज होती है, तो अगेन वहां से नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड कर सकते हो जो भी एन की वैल्यू। तो बेटा देखो, इस तरीके से हम लोगों ने आज के डे 1 के तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया। रिमेंबर दिस थिंग, इसमें से बहुत से एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि सारे के सारे पास्ट पेपर्स बेस्ड रिपीटेड हैं, जिनको मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाए हुए हैं। ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई अगर आपने पास्ट पेपर से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया मैरान के, प्लस जो मैंने मैराथन की वीडियोस करवाई हैं, उसके बाद आपने इस लेक्चर को भी कवर कर लिया, आप आराम से गो थ्रू कर सकते हो। सारे क्वेश्चन तकरीबन रिपीटेड थे, एक आज जो नए क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको कवर करवा दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लाजमी तौर के ऊपर बेटा न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है उसको भी ज्वाइन अप कर सकते हो। उससे फायदा क्या होगा कि भाई आपकी लाजमी तौर के ऊपर मैरान के राउंड 2 की भी तैयारी हो रही होगी, दाऊद यूनिवर्सिटी की तैयारी भी हो रही होगी। अगर आप फास्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे होंगे, साथ साथ लाइव क्लासेस को भी ले सकते हो। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे, उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।